से 8 क्लास लगेगा इसमें। मेटल, नॉन मेटल्स और मेटल वाइट्स, इसमें 3 चीज पढ़ना है, धातु, अधातु और उपधातु। तो उसमें ध्यान से हला नहीं। अभी हम पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किए हैं, बताए थे टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118। ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल में तत्वों की संख्या 118 है। 118 तत्व में कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स। तो ये एलिमेंट्स हैं। तो आपको बस ये बताना है कि व्हाट इज एलिमेंट्स, तत्व। तत्व क्या होता है? 118 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम तत्व किसे कहेंगे? बोलो क्या? हाँ, सही बोला अभी, तुम बोलो। प्योर क्या? प्योर एलिमेंट। प्योर एलिमेंट हम तत्व पूछ रहे हैं तो कि परमाणु के सिस्टम कण को, वो तो मॉलिक्यूल हो गया। देखो, सब इनडायरेक्टली रूप से सही बता रहा है। ठीक है, बस तो आपको समझना है कि एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो है ये पदार्थ का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। पदार्थ समझते हैं ना? आप जितना चीज देख रहे हैं क्या है? सब मैटर है। जैसे डिजिटल बोर्ड, ये भी क्या है? मैटर है। सारा चीज क्या है? मैटर है। तो पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप यानी प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट। अब यहाँ पर ये आया कि शुद्ध रूप क्यों हुआ। आप जैसे देखिए, कोई चीज है जैसे सोडियम, तो उसमें सोडियम का ही एटम्स है और किसी का एटम्स नहीं है। तो एलिमेंट जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका? किसी भी मैटर का। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तत्व क्या है? पदार्थ का शुद्धतम रूप। पदार्थ का शुद्धतम रूप को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। अब ये एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी पदार्थ का एलिमेंट है वह 3 फॉर्म में पाए जाएंगे। ये एलिमेंट 3 फॉर्म में मिलेंगे आपको, मेटल्स के फॉर्म में, धातुओं के फॉर्म में, दूसरा नॉन मेटल के फॉर्म में, अधातुएं, और तीसरा मेटल वाइट्स। मेटल वाइट्स उपधातु, उपधातुएं। तो टोटल 118 तत्व में से आपको यही पढ़ना। क्या क्या पढ़ेंगे? मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। अब ये मेटल किसे कहेंगे? पहला अब जवाब आएगा, व्हाट इज मेटल्स? व्हाट इज मेटल्स? धातुएं। धातुएं किसे कहते हैं? बराबर, कल ही बताए थे।
कल हम पीरियोडिक फंक्शन में बताए थे कि धातुएं जो है पहला इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अभी मेटल्स का जितना चीज आप जानते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन करवाना। केमिकल प्रॉपर्टी क्या? रिएक्शन। तो आप जितना चीज धातुओं के बारे में जानेंगे वह उसका क्या होगा? भौतिक गुण। जैसे पहला हम क्या बताए थे कि धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। धातुएं कैसा होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का अर्थ क्या हुआ? वैद्युत धनात्मक। पहला, धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का अर्थ ये हुआ बाबू कि जितने भी धातुएं हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो तीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो एक या दो या तीन इसके आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद धातुएं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी धनायन, पॉजिटिव चार्ज यानी धनायन बनाते हैं। और इस पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। अब आपको ये समझना है कि आउटर मोस्ट सेल में जितने भी धातुएं हैं उसके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तीन। बात आई समझ में? जैसे हम मान लेते हैं सोडियम, तो सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। साथी एक। सोडियम में कितना होता है? 2, 8, 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना? 1। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच गया ना, और 1, 8। और सबसे अंदर सेल में 2 और बाहर में 1। तो ये जो सोडियम एटम्स है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से जो चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट से जो चार्ज बनता है उसे हम कौन सा चार्ज बोलते हैं? पॉजिटिव या कैटायन। अब जितने भी धातुएं हैं सभी का टेंडेंसी होता है या तो 1 हो, 2 हो, 3, यानी इसके पास फ्री आयंस है। फ्री आयन मतलब क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वैसे एलिमेंट जिसके पास फ्री आयंस होते हैं वह विद्युत के सुचालक होते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कि धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या? फ्री आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक वह गुड कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन पूरे धातुएं कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री आयंस है। लेकिन एक धातु को छोड़कर उस धातु का नाम बताना जो बैड कंडक्टर होता है। सीसा, लेड, टीबी। लेड जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक। ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि पहला पॉइंट क्या बताएं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वह क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का अर्थ हुआ वह आउटर सोल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या 2 या 3। और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन बनाता है। और वैसे मेटल जो कैटायन बनाते हैं उसे हम विद्युत धनात्मक बोलते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत का क्या होते हैं? धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक। धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में एक याद करना है। क्या? एक्सेप्शन में एक ही मेटल है। एक्सेप्शन में एक्सेप्शन केमिस्ट्री का दूसरा नाम अपवाद है। जहां आप याद कीजिएगा वहां एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा? लेड। लेड कहने का अर्थ हुआ पीबी। ये कैसा है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक। सीसा जो है विद्युत का कुचालक होते हैं। बाकी जितने भी मेटल हैं वह विद्युत का क्या है? सुचालक। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको यही याद रखना है कि जितने भी मेटल होते हैं वह मैलेबिलिटी होते हैं। मैलेबिलिटी समझती है? आघात वर्धनीय। उसको जितना पीटा जाए उतना ही पतला होगा, उतना ही उसका सीट बना सकते हैं। पतला थिन बनाया जा सकता।
आप सिल्वर को पीटिए, देखिए छोटा सा सिल्वर को पीटते पीटते क्या लंबा शीट बन जाएगा, और उसके मिठाई के परत में डाल दीजिए। नहीं देखते हैं काजू बर्फी, सोना का भी होता है, सोना का खाई है काजू, हाँ ठीक है। अब इसको इतना पीटा जाता है क्यों, टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, पतला होगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो कह सकते हैं मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबिलिटी होती है। आपके क्वेश्चन आएगा कि कौन सा धातु सबसे अच्छा मैलेबिलिटी है, सोना। कौन सा, सोना। समझ में आ रही बात, सबसे अच्छा क्या है, सोना। कौन सा धातु है जो सबसे अच्छा डक्टाइल है, डक्टाइल कहने का वो तन्य, उसको जितना खींचेगा उतना ही खिंचाएगा, यानी जिसका हम तार बना सकते हैं, सबसे अच्छा सोना। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ 1 ग्राम सोना से कितना, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहने का क्या हुआ, यहां से कहां तक, सिगड़िया में 2 किलोमीटर। कौन कैसे कैसे दुमा गधा है, दुमहान यहां से 8 से 9 है। चलो अब तुम लोग का आईक्यू समझ में आ गया, यानी कहने का अर्थ हुआ तीसरा प्रॉपर्टीज कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी। धातुएं, आवाज मत कीजिए, धातुएं, धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। जितने भी धातु है कैसे होते हैं, आघात बढ़ती है। जैसे में सबसे अच्छा बोला जाए, सबसे अच्छा गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। हम लोग घरे में किसका तार यूज करते हैं, कॉपर, और आप सोना का भी यूज कर सकते हैं। आप अगर पैसे वाले हैं तो आप सोना का वायरिंग करवाइए पूरा घर में। नहीं, आप 1 ग्राम, देखो यहाँ पे आप क्यों, क्योंकि चौथा पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल कहने का अर्थ क्या हुआ, तन्यता। क्या होता है, तन्यता। तो धातुएं क्या होते हैं, धातुएं तन्य होती है, धातुएं क्या होती है, तन्य होती है। ये सब नॉन मेटल में गुण नहीं पाए जाते, नॉन मेटल में इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। और सबसे अच्छा डक्टाइल मेटल कौन सा है, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब 2 ग्राम सोना से कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। घर का कितना होता है, मुश्किल से 5 किलोमीटर के आसपास में आ जाएगा सब चीज, नहीं इससे ज्यादा होगा। मान ले थर्ड फ्लोर होगा तो 5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। यानी आपको कितना सोना चाहिए, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम में चाहिए जी। तो 1 ग्राम का कीमत कितना है, 1 ग्राम का कीमत कितना है, तुम लोग नहीं लेती है सोना, क्या जिंदगी है। 1 ग्राम का कीमत कितना है, एक भर मतलब क्या, 10 ग्राम, और एक भर की कीमत कितना, अभी सोना के रेट लगभग 81-83 चल रहा है, 89 से कमा है कुछ, पहले 89 था अब कमा है। चलो छोड़ो हटाओ, चलिए उतारिएगा पहला पॉइंट, यहां से उतारिएगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
हो गया, बड़ा करें जी, बड़ा तो है। पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, प्योरेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? एलिमेंट, तत्व। हो गया। पढ़ाई हो रहा है कि मैच देख रहे थे? मैच देख रहे थे। सब आरसीबी के फैन है? हैं? एगो पेपर में देख रहे थे, एक लड़की लेडीज अभी तक शादी नहीं की है, क्यों? आरसीबी फाइनल जीतेगा तब शादी करेगी। अब मान लो हार जाएगी, तब हार जाएगा आरसीबी, तब क्या होगा? हैं? आगे करें। अरे तुम लोग क्या दो लाइन उतारने में टाइम लगाते हो जी, कैसे तुम लोग क्या करोगे? इतना स्लो दो चार गो लड़का लिखता है, अगुआ आ जाएगा तो इंतजार करवाओगे कि लेट? अब पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा मेटल्स का, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी कि धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैद्युत धनात्मक होते हैं। तब तो समझाया हुआ, डाल लीजिए। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है।
क्या मेटल्स आर मैल्योरिटी, धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं, यानी इसको जितना पीटा जाए उतना ही पिटाएगा, तो रोएगा नहीं। नहीं, सबसे अच्छा मैल्योरिटी किसका होता है? सोना का। और सबसे अच्छा डक्टाइल भी सोना का, ये याद रखना, क्वेश्चन यही आता है। मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं तन्य होती है। नीचे करें, ये पूरा थ्योरी चैप्टर है। मेटल नॉन मेटल क्या है? थ्योरी, इसको पूरा याद करना है। चलिए, हो गया। लास्ट में लिखिए मेटल्स आर डक्टाइल, धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य होती है। सबसे अच्छा तन्यता सोना में, सबसे अच्छा याद रखना सोना में। मेटल्स आर लस्ट्रस या नॉट लस्ट्रस, यानी चमकदार होता है कि नहीं? ऊपर करें, नीचे बोलिए। बहुत परेशान करते हो, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए। छोटा क्या करोगे जी? हैं, वो नंबरों नहीं दिखेगा तो नंबर भी देखेगा कि चौथा है कि पांचवा। अरे वो तो खुद लिख सकते हो ना। ऊपर नीचे ना होगा, इतना टाइम दिए लिखने के लिए। अब हो गया सबका। तुम लोग तो हमेशा लेट करती है। फास्ट करो, थोड़ी है यहाँ पर पार्लर है, क्लास है ना। यहाँ तक लिख लिया है, मेटल्स आर डक्टाइल, ये उतार लो। अब पांचवा पॉइंट लिखेगा, मेटल्स आर जनरली सॉलिड फॉर्म, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सामान्यतः इसीलिए बोलेंगे ना कि 99% सॉलिड फॉर्म में रहता, इसीलिए 100% नहीं कह सकते। देखिए, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। जितने भी धातुएं हैं मेटल्स आर इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म। लेकिन एक धातु को छोड़कर, एक्सेप्शन इसमें भी याद रखना, कौन सा धातु जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता? अपवाद, अपवाद मरकरी, मरकरी, इसको Hg बोलते हैं, मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहता है? ये रूम टेम्परेचर कितना होता है, कौन बताएगा? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तरल अवस्था में।
तो सभी धातुएं सॉलिड होते हैं एक धातु को छोड़कर, कौन सा? पारा, मरकरी। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। लिक्विड स्टेट कहने का अर्थ तो क्या हुआ? पानी जैसा। हा? पानी जैसा, पानी से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। पानी तो क्या पूरा लिक्विड है, पानी से डेंसिटी मरकरी का ज्यादा होता है, लगभग 13 गुना ज्यादा होता है डेंसिटी। पानी में कूदोगे ना तो चोट टूट नहीं लगेगा, मरकरी में कूदोगे ना तो हाथ पैर सब टूट जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो कि एक मरकरी, एक टब बना हुआ है या एक कुआं है, उसमें एक मरकरी भरा हुआ है, एक कुआं में पानी है, किसमें कूदने में फायदा है? पानी में। कुछ चोट टूट नहीं लगेगा, नहीं तैरने आएगा तो डूब जाओगे, खेल खत्म। यही ना हो सकता है। लेकिन मरकरी में कूदोगे ना तो सब टूट टाट जाएगा, 206 हड्डी से हो जाएगा 318। तो मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होता है, किससे? पानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? आप इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जान जाओ। धातुएं के रासायनिक गुण। पहला, जितने भी मेटल्स हैं अगर इसको ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करा दें, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना देगा बाबू मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। आपको यही याद रखना है। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये एल्कालिन नेचर का होता है। एल्कालिन नेचर, एल्कालिन नेचर यानी भस्मीय, इसे भस्मीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति कहते हैं। भस्मीय या क्षारीय प्रकृति। आप बताइए अगर क्वेश्चन आ जाए मेटल ऑक्साइड का पीएच वैल्यू कितना होगा? आप तो बता सकते हो, 7 से ज्यादा। 7 से, यानी जितने भी मेटल ऑक्साइड है उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल को ले लो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है, क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लीजिएगा, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा? मैग्नीशियम। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 दे दो, मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम को 2 कर दीजिए। तो एनटीपीसी बैलेंस करने के लिए देता है। अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ बैलेंस करने के लिए देगा कि कौन सा रासायनिक अपक्रिया बैलेंस है या किसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए आपको आना चाहिए। देखना, कोशिश करो कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन है उसको बैलेंस नहीं करना है, उसको बैलेंस शुरू में बैलेंस करना ही नहीं। हाइड्रोजन को छोड़ो, सबको बैलेंस करो। लास्ट में हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। लास्ट में हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। ये नहीं कि नहीं होगा, उसको भी बैलेंस करना जरूरी होता है, लेकिन शुरुआत में हाइड्रोजन को छूना भी नहीं है, बाकी जितना भी एलिमेंट है सबको टच करना। अब लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा तो हाइड्रोजन बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये गलती कभी मत करना कि बैलेंस तो आपको पढ़ना रहता है 7-8 में बैलेंस करने के लिए। तो कोशिश करना कि बैलेंस करने की बात आए कहीं भी हाइड्रोजन है उसको टच भी मत करना, बाकी सभी एलिमेंट को करना। हाइड्रोजन देखोगे ऑटोमेटिक लास्ट में कंप्लीट है। समझ में आई बात? बस ये चीज बैलेंस करने पर ये चीज ध्यान देना। हम क्या बता रहे हैं कि धातुएं क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति। कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्षारीय प्रकृति का कौन सा होता है? मेटल ऑक्साइड। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है बाबू, यही एग्जाम में आता है। जितना भी एक्सेप्शन लिखा रहे हैं यही एग्जाम का क्वेश्चन है। एग्जाम कुछ धातुएं ऑक्साइड जो होते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के होते हैं। कुछ धातुएं ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक।
मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक कहने का अर्थ हुआ उभयधर्मी, उभयधर्मी प्रकृति का। उभयधर्मी कहने का अर्थ हुआ इस मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक भी रहेगा और बेसिक भी रहेगा, यानी अम्लीय प्रकृति का भी है और क्षारीय। अब ये कौन दो धातु है? कौन दो धातु है? एक्सेप्शन, दो धातु है एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और, अगर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाओगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बनाएगा? एल्युमिनियम। और जिंक को कराओगे तो जिंक ऑक्साइड। ये दोनों जो है वो बेसिक नेचर का नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? आपके पास ऑप्शन में रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड ना देगा तो क्या दे देगा? जिंक। तो जितना भी धातुएं हैं सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन दो धातु के ऑक्साइड को छोड़कर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक। याद रहेगा? ये एसिडिक के साथ भी नेचर करता है और इसका बेसिक नेचर भी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। हम लोग जो इनो खाते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। और जो फॉरेनर लोग इनो बनाते हैं उसमें थोड़ा महंगा होता है, उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, वो भी बेसिक नेचर का होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का कीमत थोड़ा महंगा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड से, हाइड्रोक्साइड से। तो कहने का अर्थ हुआ ये दो ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का? उभयधर्मी। उभयधर्मी का अर्थ क्या हुआ? ये जिसमें दोनों का गुण हो, अम्लीय का भी और प्रकृति। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, जितने भी धातुएं हैं वह किस नेचर का है? बेसिक यानी एल्कालिन नेचर। तो लिखिएगा पहला केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने पर क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। हो गया? यहां तक लिख लिए? यहां तक हो गया बाबू? एक्सेप्शन सभी याद रखिएगा, आपको यही नंबर दिलाएगा। क्लास में तो क्या खा रहा है जी?
चलो हो गया, इसको लिख लीजिएगा कि दो धातु के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। चलिए आगे, दूसरा लिखेगा जितने भी धातुएं हैं अगर मेटल्स को पानी के साथ अभिक्रिया करवा दें, इसके साथ पानी के साथ, तो ये जो बनाएगा ना मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल्स हाइड्रोक्साइड। धातुएं का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। आपको बस ये याद रखना, इस हाइड्रोजन गैस से हमेशा जब रिलीज होगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड। ये क्वेश्चन आया हुआ, कौन सा गैस पॉप साउंड के साथ रासायनिक अपक्रिया के द्वारा निकलता है? हाइड्रोजन। ये साउंड को याद रखना, कौन सा साउंड? पॉप साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा कौन सा साउंड सुनाई देगी? पॉप साउंड। नहीं होगा पॉप। आप कैल्शियम किसी भी मेटल हाइड्रोक्साइड को आप बनाओ, जैसे हम एक बताए थे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, ठीक है, तो वहां से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, वहां से क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड चीजों को फुलाता है, ठीक है, वो क्या करेगा? फुलाएगा। देखिए हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लें? सोडियम। सोडियम को किसके साथ अपक्रिया कर? पानी के साथ। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। किस ध्वनि के साथ? पॉप। हाँ, पॉप ध्वनि। अब बताओ, इसको बैलेंस करते हैं। हम बताए थे हाइड्रोजन को टच भी मत करना, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी चीज को देखते हैं। सोडियम, सोडियम बैलेंस है। आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ठीक है, एक है। हाइड्रोजन यहाँ क्या है? 3 है। यहाँ क्या है? 2 है। क्या है? यहाँ क्या है? 3 है ना जी, तो यहाँ क्या है? 2 है। तो आप यहाँ कर दो कितना? 2 दूनी 4, 2, तो 2 और 2 हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, सोडियम 2, सोडियम 2। स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन नहीं होगा तो लास्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो ये बैलेंस कंप्लीट हो गया। तीसरा, किसी भी मेटल्स को अगर एसिड के साथ अपक्रिया करवा दे, एसिड समझ में आता है? अम्ल। कोई भी धातु को क्या उसमें अम्ल डाल दें, तो यहां से क्या बनाएगा? बता सकते हो? यहां से बनेगा सॉल्ट। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और साथ में हाइड्रोजन गैस, यहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जैसे में देखो, समझो 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 बाबू, जैसे सोडियम ही लिए और इसमें अम्ल डाल दिए, क्या? HCl। क्या डाल दिए? HCl। अब जैसे ही HCl बना दिए तो क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl क्या है? नमक है। NaCl क्या है? नमक। और साथ में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। तो कोशिश करना कि कितना बड़ा रिएक्शन रहे, अगर नहीं समझ में आए इसको काटने की कोशिश करना।
ये तो कटा हुआ, ये सिंगल है, सिंगल को क्या काटोगे, ये तो सब जगह से ठोकर खाया हुआ है, इसको काटो, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा ना, और ये क्या है पॉजिटिव। सब पॉजिटिव पॉजिटिव तो कभी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, आएगा कभी, ठीक है। आप लोग लड़के हैं तो लड़के का आगू आएगा, लड़का लड़का का पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। कौन सा देश है जो सबसे पहले समलैंगिक को मान्यता दिया है, कौन सा, थाईलैंड, कौन सा, ठीक है। सोचो वहां लड़का लड़का शादी कर सकता है और लड़कियां लड़कियां भी कर सकती है शादी। आप पता ना बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहता है। अब यहां देखो प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो NaCl बन गया, बना कि नहीं बना। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को निकाल दो। सिर्फ इसके साथ नहीं कि कोई भी बड़ा से बड़ा रिएक्शन में आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से भी कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस का साउंड कैसा होना चाहिए, पॉप साउंड, कैसा, पॉप। चलिए इसको 2 लिख लीजिए, तो ज्यादा कुछ है नहीं। पहले लिखिएगा मेटल पानी के साथ अब क्रिया कराता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर, जैसे एसिडिक आया, अरे इसमें OH आयन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, भेजा लगाओ, भेजा महंगा बिकेगा, नहीं लगाओगे तो। OH, OH कैसा नेचर है, बेसिक, एसिड बेस में पढ़ाए थे ना, तब उतारो, सिर्फ उतारण विद्या करो। चलो हो गया बाबू, नहीं हुआ, बताओ। NaCl एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, अरे गधा लड़का, इसका pH वैल्यू 7 होता है, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसमें कोई अगुआ काम नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, समझ में आया। तो जिसका pH वैल्यू कितना होना चाहिए, 7, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। एसिड बेस याद रखो, ये बताए थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैसा बनाएगा, न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ अभिक्रिया कराएगा, क्या बनेगा, और एसिड बनेगा कि बेस बनेगा कि न्यूट्रल। आपको 3 चीज बताना है, एसिड बेस या न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रल। सब एक्शन में बनेगा सॉल्ट, क्या बनेगा, सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेस। एक स्टूडेंट को याद है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या बनेगा, और सब एक्शन में क्या बनेगा, नमक, क्या बनेगा, नमक। कोई नमक का pH वैल्यू 7 होगा, कोई 7 से कम होगा, कोई 7 से ज्यादा। कितने लोगों को याद है, सबको याद है,
मात्र 1-2 स्टूडेंट का। अब बार बार यही चीज लिखवाते रहे। हाँ, यहां तक हो गया। चलो लिखो। चलो क्या नहीं हुआ। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देकर के, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, सोडियम का यौगिक। अरे कंपाउंड ऑफ मेटल्स यानी धातुओं का यौगिक, जितने भी धातु है उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, धातुएं का यौगिक। पहला पहला अभी बताएं, पहला क्या हो जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, साधारण नमक। इसको क्या बोलते हैं, टेबल। हम लोग खाने में क्या यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, कैसे बनाएंगे बताओ। अभी बताए हैं, अभी बताए हैं कि आप मैरीन वाटर ले लो जिसमें सोडियम सबसे ज्यादा होता है मैरीन वाटर में, और उसको उसको क्या करा दो, रिएक्शन। और रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, सॉल्ट। या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस, उसको रिएक्शन करवा दो, उससे भी क्या बनेगा, सॉल्ट। तो हम लिखवाए थे, लिखवाना जरूरी है कि छोड़ते हैं, लिखवाए थे ना। तो बस आपको ये याद रखना, टेबल सॉल्ट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक फॉर्मूला यानी रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक फॉर्मूला NaCl। लेकिन इसके बाद आपको बस ये याद रखना है, ये पहला तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, लिखवाया हुआ। दूसरा दूसरा आपको ये याद करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम अभिक्रिया करवा दें कार्बनिक एसिड से, H2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बनिक एसिड, कोई भी सोडियम। आप तुम बताओ जी, क्लास की हो कंटिन्यू। अच्छा, कितने लोग बायोलॉजी का क्लास एक भी क्लास नहीं छोड़े, एक भी क्लास नहीं छोड़े। तुम्हारा कॉपी सही से बना हुआ है, पूरा नीट एंड क्लीन, दिखा सकते हो। अगर अच्छा तरह तुम लोग लड़के लोग, इन लोग नोट सही बनाती है, 4 पेन यूज करती है। तुम लोग सब क्लास छोड़ी है, विटामिन, बाकी सब अच्छा नोट्स बना हुआ है। हमको नहीं चाहिए। वरुण सर बोल रहे थे कि किसी का बना हुआ है तो बोलिएगा, क्योंकि तुम्हारा नोट्स कहीं और जाने वाला है, मतलब फोटो को भी जाएगा, ठीक है। तो अगर सही से बनाए हो तो वरुण सर को दिखा देना, ठीक है। और तुम भी, नहीं समझी, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है कि हम प्रोवाइड कर दें। नोट्स आप ही लोग बनाते होंगे, तो अच्छा बना हुआ तो सर को दिखा देना, क्योंकि कल 2 बार बोल दिए, हमको याद ही नहीं रहता, पढ़ा के निकल जाते हैं। आओ, किसी का नहीं है बना हुआ, अच्छा नहीं, लड़की लोग सही बनाती है, दिखा देना बाबू। विटामिन छूट गया तो छोड़ देना, लिख दिया, लिख देना विटामिन छूटा हुआ है, ठीक है। नहीं लिख सकते हो ना, विटामिन छूटा हुआ है, तो ऐसे दिक्कत ना होगा। चलो यहां से, अगर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को अभिक्रिया करवा दिए किसके साथ, कार्बोनिक एसिड,
तो इससे जो चीज बनता है वह सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं राख। क्या बोलेंगे? राख। कभी क्वेश्चन आ जाए कि राख का रासायनिक नाम बताइए, सोडियम कार्बोनेट। राख का रासायनिक फार्मूला बताइए, Na2CO3। तो ये राख का फॉर्मेशन कब होता है? जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 14। बताएं, कितना बार बताएं? इससे ज्यादा पीएच वैल्यू किसी का नहीं होता है। यही तो याद रखना, इसका पीएच वैल्यू 14। और इसको बना दिए किसके साथ अभिक्रिया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कहां पाए जाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, और क्या है कुछ? सब बोल दो तुम लोग। तो स्ट्रॉन्ग बेस का अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? राख। अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम इस सोडियम कार्बोनेट में मिला देते हैं Na2CO3 में पानी। और पानी का कितना मोलिक्यूल? 10। पानी का कितना मोलिक्यूल? 10। अब ये बन गया वॉशिंग सोडा। क्या बन गया? वॉशिंग। वॉशिंग सोडा किससे बनता है? राख से बनता है, यानी धोने वाला। वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है? इसका रासायनिक नाम कौन बताएगा? इसका रासायनिक नाम क्या बताएगा? पानी का कितना मोलिक्यूल है? 10। तो लिखना है डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट किसका? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट, या ऐसे बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग। तो पहला क्वेश्चन आ जाए, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक फार्मूला Na2CO3 10H2O। क्या क्वेश्चन आ जाएगा, वॉशिंग सोडा में पानी का कितने मोलिक्यूल पाए जाते हैं? 10। पानी का कितना मोलिक्यूल? 10। याद रहेगा? तो इसको बनाए कैसे पहले समझो। पहले हम क्या मिला दिए? सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या? एसिड। तो क्या बन गया? राख। अब इस राख में क्या मिला दिए? पानी। अब क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। क्या बन गया? अब जाइए कपड़ा धोइए संडे को। चलो यहां से उतारो तो, अभी और बताना। यहां से अभिक्रिया करवा सकते हो ना। तो सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा? कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट, अब बचेगा हाइड्रोजन और OH। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? पानी। क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राख का फार्मूला बताइए, ऐस का फार्मूला बताइए। Na2CO3। हो गया?
हो जाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा तीसरा पॉइंट। ये सब पूछेंगे, ठीक है, कल ही पूछेंगे। कल संडे है, कल संडे है जी। चलो नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा, ग्लोबल, ग्लोबल नमक, जिसे बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट किसे बोला जाता है? पहला क्या बताएं? टेबल सॉल्ट। दूसरा क्या बताएं? ग्लोबल सॉल्ट। ये सब याद रखना। ग्लोबल सॉल्ट जो होता है वह Na2 सोडियम का ही कंपाउंड है, Na2SO4 10H2। इसमें भी पानी का कितना मोलिक्यूल? 10। सोडियम सल्फेट को ही ग्लोबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? ग्लोबल सॉल्ट। इसका उपयोग जनरली हम लोग दवाइयां बनाने में करते हैं। तो सबसे पहला इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा? डेकाहाइड्रेट। नाम बोल सकते हैं ना आप? डेका क्यों बोले? पानी का कितना मोलिक्यूल है? 10। या हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं। तो डेकाहाइड्रेट सोडियम, सोडियम सल्फेट। तो डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट को बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, याद रहेगा। मैग्नीशियम सल्फेट रहेगा तो इप्सम सॉल्ट हो जाएगा। इप्सम, इप्सम का नाम बताया था एक बार, इप्सम क्या होता है। इप्सम सॉल्ट का यूज हम लोग एंटासिड में करते हैं। तो ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक नाम हो जाएगा डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट, और इसका उपयोग जनरली हम लोग दवाइयां बनाने में करते हैं। दवाई बनाने में, मेडिसिन में यूज किया जाता है। लिख लीजिएगा, ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट बोलेंगे। लेकिन पानी का कितना मोलिक्यूल? 10। नेक्स्ट लिखिएगा, सोडियम का ही कंपाउंड है। हो गया बाबू? नेक्स्ट चौथा, सोडियम का ही कंपाउंड एक होता है जिसे बोलते हैं बोरेक्स। हिंदी में बोला जाता है सुहागा। बोरेक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? सुहागा। इसका उपयोग हम जनरली ग्लास, कांच उद्योग में जहां ग्लास बनता है, चमड़ा उद्योग में जहां चमड़ा का सामान बनाए जाते हैं, वहां उपयोग किया जाता है किसका? बोरेक्स का। क्या? बोरेक्स का। इसका रासायनिक फार्मूला कौन बताएगा? Na2B4O7। और पानी का कितना मोलिक्यूल? 10। अभी बोली 10। पूरा जितना रात में खाइए, बेचारे सुबह तो खाई नहीं होगी। N2B4O7, इसका नाम बताइए। डेकाहाइड्रेट, नाम बता सकते हैं? डेकाहाइड्रेट। अब आगे बता दो। सोडियम
यहाँ तक भी सही है। डेकाहाइड्रेट सोडियम, सोडियम क्या, G4O7 मेटाबोरेट बोलते हैं इसको, मेटाबोरेट, ये इसका रासायनिक नाम है, डेकाहाइड्रेट सोडियम मेटाबोरेट। सुहागा लिखना, सुहाग मत कर देना। इसका उपयोग हम लोग ग्लास बनाने में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है। चलिए लिख लीजिए नीचे इसका में, हाँ वही लिखवा रहे हैं बाबू। पहला ग्लास उद्योग में, और दूसरा चमड़ा उद्योग, जहां चमड़ा का सामान बनते हैं, कांच बनाने में। बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सोडियम का कंपाउंड लिखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ये पढ़ाया हुआ है। कितने लोगों को याद है कि सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ, फोटो बनाने में नहीं, सीधा करे में, काहे नाक कान टेढ़ा हो जाता उसमें। सोडियम लिखवाया था ना, इस सोडियम का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। इस याद रखिएगा, इसका उपयोग हम लोग करते हैं फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी, कौन सा फोटोग्राफी, सेल्फी वाला, निगेटिव वाला, निगेटिव वाला। अब तो बंद हो गया पूरी तरह से, अभी भी है कि बंद हो गया? बंद हो गया, ठीक है। ये फोटोग्राफी को फिक्सेशन के रूप में यूज किया जाता है। इसमें फिक्सेशन, फोटोग्राफी को स्थिर करने में कौन सा सोडियम का यूज किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लिख लिया, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम का दो कंपाउंड और है, जल्दी बोलिए, जल्दी करिए, दो भी लिखवा देते हैं। ये सबको याद होना चाहिए, NaCO3, इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो पढ़ाया हुआ। इसका उपयोग कहां करते हैं? पहला, इसका उपयोग पहला एंटासिड में, एंटासिड कहने का अर्थ हुआ प्रति अम्ल में। आपको अपाचन हो गया तो क्या यूज कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा, दूसरा कहां यूज करते हैं? स्टेनगाइजर में, अग्निशामक में। देखो बार बार चीजें आ रही है, याद हो जाना चाहिए। एक लास्ट है, इसको उतार लो, एक लास्ट बच रहा है।
सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसको बुलाया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों? क्योंकि जैसे आप खाने वाला सामान में मिलाइएगा, जैसे आप क्या बनाते हैं, पुआ मालपुआ जो बनाइए, तो यहाँ से कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड उस पुआ को क्या कर देगा? खिला देगा। ठीक है, पूरा फूल जाता है, फ्लैपी बना देता है। तब फ्लैपी किसके कारण से बना? फ्लैपी बनाने में किसका योगदान रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। इनो को भी मिलाते हैं किसी कारण? क्योंकि केक सही से खिल सके। लोग केक में इनो वाला कंपनी भी सोचता होगा, बताओ हम बनाए किस लिए, केक में मिला देता है लोग। चलिए लास्ट एक कंपाउंड और बच रहा है सोडियम का, लिखेगा। हो गया यहां तक? हो गया सबका? लास्ट लिखिएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, या हिंदी में लिखिएगा चिली सोरा। चिली सोरा, इसको चिली सोरा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं उर्वरक के रूप में। उर्वरक में, फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक के रूप में किया जाता है सोडियम नाइट्रेट का उपयोग। कितना कंपाउंड हो गया सोडियम का? बहुत है, 7 बहुत है। आप देखिए यहां से आ जाते हैं, कहां से बताएं तो बाबू? ये सब तो याद हो गया होगा। अरे लिख लो सोडियम नाइट्रेट, लिखने में क्या जा रहा है? सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चलो बोरेक्स, बोरेक्स का उपयोग कहाँ करते हैं? गिलास बनाने में। कहाँ? गिलास, चमड़ा उद्योग में। बोरेक्स का रासायनिक फार्मूला याद है? Na2B4O7। आपको बस ये याद रखना कि पानी का 10 मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ आया। देखो यहाँ पे पहला वॉशिंग सोडा में पानी का कितना मॉलिक्यूल? 10। वॉशिंग सोडा में पानी का कितना मॉलिक्यूल? 10। इसका रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। अगर इसमें पानी का मॉलिक्यूल्स हटा दे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? राख। सोडियम कार्बोनेट क्या बोलेंगे? राख। राख का फॉर्मूला पूछा जाए ना तो ये बताना। अगर वॉशिंग सोडा का पूछना है तो इसमें पानी का मॉलिक्यूल्स को जोड़ देना। ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट में पानी का कितना मॉलिक्यूल? 10। लेकिन ये सोडियम का सल्फेट होता है। कौन सा सल्फेट? सोडियम का। ठीक है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दवाई बनाने में। बोरेक्स, बोरेक्स में भी पानी का कितना मॉलिक्यूल? पानी का कितना मॉलिक्यूल? 10। तो 3 कंपाउंड में 10 मॉलिक्यूल आया। कौन कौन? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पर दूसरा बोरेक्स और एक ग्लोबल सॉल्ट। 3 में क्या? पानी कितना मॉलिक्यूल? 10। बस सोडियम का यही याद रखना। ठीक है। इसका भी उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? गिलास और चमड़ा उद्योग। अब नेक्स्ट पांचवा में क्या है बाबू? सोडियम थायोसल्फेट। इसमें पानी का कितना मॉलिक्यूल? 5। इसका उपयोग कहाँ? फोटोग्राफी में।
और सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एंटासिड, इंस्टेगाइजर और फ्लैपी बनाने में। और फ्लैपी किसके कारण से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट में क्या बताएं? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को चिली सोडा बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए चिली सोडा का रासायनिक नाम बताइए, आप बताइए, दिमाग काम नहीं करेगा। तो चिली सोडा मतलब क्या? सोडियम नाइट्रेट। और उसका उपयोग कहाँ करते हैं? उर्वरक। चलो आज सोडियम, कल स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम।